लोगों ने देखा था कि चेनिंग कैसे करते हैं। वो चेनिंग हो गया हम लोग का ना, हम लोग ये जान लिया कि चेन कैसे करते हैं, है ना। वो हिली एरियाज़ हो तो कैसे करते हैं, और अगर प्लेन एरिया हो तो वो कैसे करते हैं, ये हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग को जानना है कि चेनिंग करते हुए कोई ऑब्स्टेकल आ गई, मतलब कोई रुकावट आ गई, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, है ना। तो उसको वो जो है वो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑब्स्टेकल जो है मेनली जो है 3 तरह के ऑब्स्टेकल होंगे। एक तो ऑब्स्टेकल है कि व्हेन चेनिंग इज़ फ्री, है ना। व्हेन चेनिंग इज़ फ्री बट विज़न ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब चेन तो हम वहाँ यहाँ से वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन विज़न ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि जंगल या गाछी वाछी जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आप नीचे से चेनिंग करते हुए जा सकते हो, लेकिन आप चाहोगे इधर उस पॉइंट उधर का पॉइंट दिखे आपको, तो वो नहीं दिखेगा झाड़ियों की वजह से, ठीक है ना। तो ये केस होता है व्हेन चेनिंग इज़ फ्री। तो आप नीचे नीचे जड़ से होकर चेन तो ले जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ से वहाँ देख नहीं पाओगे, तो रेंजिंग नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये पहला इशू हुआ। दूसरा है कि व्हेन चेनिंग इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब चेनिंग नहीं कर पा रहे हो बट विज़न इज़ फ्री, मतलब आप देख सकते हो उस तरफ, है ना। वैसा ऑब्स्टेकल है। जैसे कि पोखर में क्या है कि पोखर की उस तरफ आपको दिखता है, आप पूरा रेंजिंग कर सकते हो, लेकिन आप पोखर को पार चेन करते हुए नहीं कर सकते हो, है ना। आपको कोई दूसरा रास्ता अपनाना हो, या तो उसको पूरा उसके राउंड होके जाना होगा, है ना। तो ये हुआ हम लोग का व्हेन चेनिंग इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड बट विज़न इज़ फ्री, सेकेंड वाला जो केस हुआ हम लोग का। या फिर नदी जो हुआ, नदी में भी उसकी उस तरफ दिखता है हम लोग को, विज़न तो फ्री है, लेकिन आप नदी के से होके चेन नहीं ले जा सकते, चेनिंग नहीं कर सकते हो, है ना। और तीसरा वाला प्रॉब्लम है कि व्हेन चेनिंग एंड विज़न बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टेड, जब हम ना चेनिंग कर पा रहे हैं और न उस तरह हमारा दिख ही पा रहा है। जैसे कि बिल्डिंग का केस होता है, बिल्डिंग का केस है। बिल्डिंग अगर आपको चेंज कर रहे हैं, रास्ते में कोई बिल्डिंग आ गई, तो ना आपको उधर का चीज़ दिख रहा है, ना बिल्डिंग के ऊपर से होकर आप चेन ले जा सकते हो, है ना। बिल्डिंग की शेप क्या है, कैसा है, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो ये थर्ड केस हुआ, है ना। तो पहला केस कि जब कोई जंगल एरिया आ जाए तो वहाँ पे हम विज़न उधर से उधर का दिखता ही नहीं है, भले चेन नीचे से ले जा सकते हो। दूसरा कि जब हमको उधर का दिख तो रहा है लेकिन चेन नहीं ले जा सकते, जैसे नदी का केस हुआ या पोखर का केस हुआ। तीसरा केस कि जो दोनों ही नहीं हो रहा है, जैसे बिल्डिंग कोई रास्ते में आ गया, है ना, खड़ा टावर कोई आ गया, तो उसमें है कि आपको ना उधर का दिख भी रहा है, ना उस पर ऊपर से चेन होकर ले भी जा सकते हो। तो इन तीनों केसेस को हम लोग समझेंगे और ये देखेंगे कि उस ऑब्स्ट्रक्शन जो आ गया तो उससे हम लोग कैसे उबर पाएंगे, है ना, उस ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे दूर कर पाएंगे और हमारा चेनिंग कंटिन्यू कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो पहला केस है कि व्हेन चेनिंग इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड बट विज़न फ्री। पहले इस केस को हम लोग लेते हैं क्योंकि ये समझना थोड़ा आसान है। सामने दिख रहा हो, विज़न फ्री हो, बस चेन नहीं ले जा सकते हैं। चेनिंग इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड बट विज़न फ्री है हमारा। जैसे कि पोखर का केस, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ दिखता भी होगा आपको कि सच ए प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन ए पॉन्ड और ए रिवर कम्स अक्रॉस द चेन लाइन, मतलब एक पोखर या नदी आ जाता है तब जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग ये वाला केस बोलेंगे, है ना। कि हम लोग को विज़न तो सामने का दिख रहा है लेकिन चेन नहीं ले जा सकते। अब मान लो कि यहाँ जो है ये पोखर है ना, तो इसमें जो है 2 तरह का, या तो पोखर आ सकता है या फिर आपको नदी आ सकता है। तो पोखर वाले केस में क्या है, केस 1 हम लोग लिए हैं कि व्हेन ए पॉन्ड इंटरप्ट्स द चेन लाइन, मतलब चेन लाइन के बीच में पॉन्ड आ गया, पोखर आ गया। तो पोखर के साथ क्या है कि उसके बगल से होके आप जा सकते हो, लेकिन नदी अगर आ गया तो आप उसके बगल से भी होकर नहीं जा सकते हो। नदी की लंबाई तो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। तो दोनों अलग अलग टाइप का ऑब्स्टेकल हुआ। केस एक ही है कि उससे विज़न फ्री होता है, चेन नहीं ले जा सकते हैं उससे पार होके, लेकिन ये थोड़ा इसका सॉल्यूशन अलग अलग होगा, है ना। इसलिए पहला केस हम लोग देखते हैं, केस 1 व्हेन ए पॉन्ड इंटरप्ट्स द चेन लाइन। पॉन्ड है, ये हमारा एक पॉन्ड है ना, ये पोखर है। हमारा चेन लाइन ऐसे जाना था, ए से लेके बी की तरफ जाना था, ये दिख रहा है, ए से लेके बी की तरफ जाना था हम लोग का चेन लाइन, है ना। रास्ते में ये आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, और ठीक है, तो चेन तो उसके ऊपर से ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोग रेंजिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रेंजिंग करके हम लोग बीच वाला पॉइंट जो है सी और डी एस्टैब्लिश कर लेंगे, जो पोखर के एकदम नज़दीक वाला पॉइंट होगा, मतलब उसके बाद हम नहीं जा सकते हैं। इधर भी डी वैसा ही पॉइंट होगा कि उससे पहले वाला कोई पॉइंट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो एकदम उसके बैंक पे सी और डी हम लोग एस्टैब्लिश कर लेंगे रेंजिंग करके। 2 पॉइंट है ना, इस तरफ भी सी और उस तरफ डी, 2 पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया चेन लाइन पे। और ए बी चेन लाइन है, ए से लेके बी की तरफ है। सी पे क्या करेंगे, यहाँ पे
ये पॉइंट सी है हम लोग का, तो इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे? जो हम लोग परपेंडिकुलर के इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, क्रॉस स्टाफ या ऑप्टिकल स्क्वायर के हेल्प से, है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिए हम, एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए, और फिर इस पॉइंट पे एक और परपेंडिकुलर ये डाल देंगे, EF। ये CE था और CE पे एक और परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस तरफ से, जो आके D पे मिलना चाहिए, है ना। और जो ये D पे तभी मिलेगा जब आपका ये CE और DF जो है दोनों बराबर हो। तो अगर आपने सही सही सब कुछ किया होगा तो अपने आप ये आके इस लाइन पे, चेन लाइन पे आके D के पास मिल जाएगा, है ना। तो ये जो EF लेंथ है ये उतना ही दूर तक जाएंगे जहाँ से आपको D दिखने लगेगा, है ना। यहाँ से D दिखने लगेगा तो वहाँ पे आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के D पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका FD लेंथ जो है ये CE लेंथ के बराबर होना चाहिए, है ना। तभी आप एकदम D पॉइंट पे आके एंड कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा आगे चले जाइए तो समझिए कि आप चेन लाइन से अलग हट के चले गए, तो ये आपने गलत किया कहीं पे। तो आपको ये फिर से करना चाहिए काम। परपेंडिकुलर डालने में थोड़ा सा एरर होगा, ना परपेंडिकुलर हो गया, कुछ और एंगल हो गया, अगर ऐसे चले गए तो समझो कि कहीं और चले जाओगे, ऐसे हो जाओगे ना। तो ये थोड़ा गलती नहीं होनी चाहिए, हम लोग को एकदम परपेंडिकुलर जाना है, इधर फिर इधर परपेंडिकुलर फिर इधर। तो इसमें क्या होगा आपको कि ये जो लेंथ आपको जो ये मेज़र करना था, ये CD, तो ये तो चेन के थ्रू नहीं मेज़र कर पाए यहाँ पे डायरेक्टली, तो आप क्या किए, इसको मेज़र कर लो EF, तो वही लेंथ CD भी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, फिर ऐसे ये गया, ये फिर इधर ये परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये दोनों लेंथ जो है हम बराबर बराबर सेट किए हैं, है ना। तो ये भी इतना इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है, ठीक है। तो CE को और D, ये जो यहाँ पे ये था D पॉइंट, DF को अगर बराबर रखेंगे तो अपना ये CD जो है उसके बराबर EF होगा। तो चेन से हम EF मेज़र कर लेंगे तो हम इनडायरेक्ट वे में जो है CD भी मेज़र हो गया हमारा, है ना। तो CD इक्वल टू हो जाएगा EF, मेज़र करेंगे EF, अब बोलेंगे कि CD का लंबाई ये है। तो इस तरह से जो हम लोग को दिख ही रहा था, कॉमन सेंस यही बोलता है कि इसी तरह से अगर ऑब्स्टेकल पोखर टाइप का आ गया तो आप यही काम करेंगे, उसके बगल से होकर चले जाएंगे, उधर वाला डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे जो इसके पैरेलल हो, अब बता देंगे कि इसके बराबर का हो गया। तो इस तरह से करते हैं, है ना। तो ये था हम लोगों का कि कोई पॉन्ड आ गया तो कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि कोई रिवर आ गया तो फिर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ सेकेंड केस है अपने लोग का कि ये कोई रिवर आ जाता है ना, तो उसे कैसे करेंगे। केस 2, व्हेन ए रिवर इंटरप्ट्स द चेन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे अपना रिवर है इस डायरेक्शन में ना, ये बीच में ये अपना ऐसे रिवर का डायरेक्शन है ना, जो दिख रहा है एरो से। हम लोग का चेन लाइन ये A से लेके B की तरफ है ना, A कहीं बहुत इधर कोई चीज़ है और B कोई बहुत उधर है, और हम लोग बीच में चेनिंग नहीं कर सकते हैं रिवर के लॉन्ग, है ना, लेकिन रेंजिंग तो कर सकते हैं। तो रेंजिंग करके रिवर के इस बैंक पे कोई पॉइंट C एस्टैब्लिश कर देंगे, है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट D एस्टैब्लिश कर देंगे हम लोग रेंजिंग करके, जो एक रिवर के उस बैंक पर होगा, एक रिवर के इस बैंक पे होगा, ठीक है, जहाँ पे नदी शुरू हो रही है, जहाँ पे नदी ख़त्म हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस C पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे CE, ठीक है, एक क्रॉस स्टाफ की हेल्प से। परपेंडिकुलर डालने के लिए क्या है, क्रॉस स्टाफ है या ऑप्टिकल स्क्वायर है, तो उसकी हेल्प से ये CE एक परपेंडिकुलर डालेंगे और उसको 2 पार्ट में बांट देंगे। कुछ लेंथ लेंगे और उसको 2 पार्ट में बांट देंगे, एकदम बराबर बराबर में, ठीक है। ये 2 पार्ट में बांट के और वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे, या रेंजिंग रॉड डाल देंगे, वहाँ पे एक रेंजिंग रॉड डाल देंगे। इसको जितना भी डिस्टेंस होगा 10 से 10 मीटर है तो 5-5 मीटर पे पार्ट में बांट देंगे, तो यहाँ 5 मीटर पे एक रेंजिंग रॉड डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर E से एक और परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, है ना, एक और परपेंडिकुलर है क्रॉस स्टाफ की हेल्प से, और इस परपेंडिकुलर को आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे कि जहाँ से हमको D दिखे E को होते हुए, मतलब D, E और G जो है एक लाइन में हो जाए, ऐसे पॉइंट तक आ जाएंगे इधर बढ़ते हुए कि जहाँ से हमको D और E एक लाइन में दिखे, है ना। तो ये कोई मान लो कि ये पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट G है, G, E और D एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों जो ट्रायंगल बना हम लोग का, ये CDE वाला और GEF वाला, है ना, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, इसको इरेज कर देते हैं जो हमने किया था कि उससे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल हैं 2 जो दिख रहे होंगे आप लोग को, CDF वाले और EFG वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों क्या ट्रायंगल हुआ, ये सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर क्या है, सेम ही है, इसका ये एंगल भी सेम होगा, है ना,
ये एंगल इसका भी 90 डिग्री है, तो इसका भी एक एंगल ये 90 डिग्री है। ये एंगल भी सेम है इसका, ये एंगल भी सेम है, क्योंकि ये दोनों लाइन EG और AB जो है पैरेलल है ना, परपेंडिकुलर की है, तो ये पैरेलल हो गया। और उसमें एक साइड भी ये जो है, ये वाला साइड, ये दोनों बराबर रखे हैं हम लोग, तो ये पूरा पूरी ही एक सेम ट्रायंगल हो गया है ना। ये दोनों ट्रायंगल जो है एक ही जैसा है, तो इसका सारा साइड भी बराबर होगा, है ना। सारे एंगल भी बराबर होंगे, एक साइड बराबर है, सारे एंगल बराबर हैं और एक साइड भी बराबर हो गया, तो इसके सारे साइड भी बराबर होंगे। तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर है ही, हम जो रखे हैं, तो इसका मतलब ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर हो जाएगा और ये वाला जो साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगा। तो यही साइड ना हम लोग को निकालना था, रिवर का लेंथ, है ना। चेनिंग इसी पे तो नहीं हो रहा था, तो वो साइड इसके बराबर का है, तो इसको हम लोग मेज़र कर लेंगे, EG को मेज़र करेंगे और बोलेंगे कि CD का लंबाई ये था, ठीक है। तो यही रुकावट ही था, चेनिंग नहीं कर पा रहे थे। अब हम लोग उस तरफ चले जाएंगे और फिर रेंजिंग तो हो ही चुका है, तो फिर D से आगे बढ़ जाएंगे, B की तरफ फिर चले जाएंगे। सब कुछ रेंजिंग हो ही चुका है, बस चेनिंग करने लगेंगे फिर से। जो रुकावट थी वो हम लोगों ने पूरा कर लिया, उसका लंबाई मेज़र हो गया हम लोग को, है ना। तो इस तरह से कोई रिवर होगा तो उसको हम लोग पार कर जाएंगे, ठीक है। तो एकदम इजी सा केस है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात है। ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो आपका अपना दिमाग वहाँ पे चलना चाहिए कि आप क्या करके जो है अपना जो पहले पढ़े हुए हो ज्योमेट्री, उसकी हेल्प से हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कोई एंगल मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे एंगल के थ्रू अगर करोगे तो एंगल के थ्रू तो हम लोग चांद और सूरज का भी दूरी निकल जाता है ना। तो वो एंगल वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग कंपास सर्वे जो है एंगल वाला इंस्ट्रूमेंट सब पढ़े नहीं है, वो नेक्स्ट इसमें पढ़ना है यूनिट में, तो इसलिए अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। वो है भी इस यूनिट में है भी नहीं पढ़ना, तो उससे और हेल्प हो जाता है, ईजी हो जाता है ना। तो अभी सिंपल केसेस देखेंगे सिर्फ चेन के थ्रू। तो हम लोग का हो गया, रिवर का भी जो रिवर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन था वो भी दूर हो जाएगा, हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ये वाला, कि जब चेनिंग फ्री हो बट विज़न ऑब्स्ट्रक्टेड हो। जैसे हमने बताया था कि कोई जंगल एरिया हो, गाछी वाछी जो होता है, उसमें क्या है कि आपको गाछी के इस तरफ से उस तरफ जो है अपने हाइट के हिसाब से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में पूरा जंगल उगाड़ होता है, ऊपर भी पेड़ का झाड़ी वड़ी है, तो उसकी वजह से आपको उस पार दिखाई नहीं देता है ना, हेवी गाछी हो तो। लेकिन आप नीचे से होके चेन निकाल ले जा सकते हो, है ना, चेनिंग कर सकते हो। तो ऐसा केस जो है, इसमें कैसे हम ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर पाएंगे, तो इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए इसे बोल रहा है कि सच ए प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन ए राइजिंग ग्राउंड, या तो एक ऊंचा चीज़ आ जाए, है ना, जैसे एक बीच में पहाड़ी आ गई, तो उसमें भी क्या होगा कि हमको दिखाई नहीं देगा, विज़न हम लोग का ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, है ना। लेकिन चेनिंग तो कर सकते हो, पहाड़ के ऊपर से चेन ले जा सकते हो, है ना। तो ये वाला केस जब राइजिंग ग्राउंड आ जाए तो भी ये वाला केस हो जाएगा कि विज़न ऑब्स्ट्रक्टेड और चेनिंग फ्री, या फिर कोई जंगल एरिया आ जाए, है ना, जो घने जंगल जो होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी क्या है, आपको इससे उस पार दिखाई नहीं देगा, लेकिन नीचे से चेन ले जा सकते हो, तो है ना। तो ये चेन लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऐसा दो केस। तो ये हम लोग वाला इसको कैसे ख़त्म करना है, ये अपने लोग का चेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन का सेकंड वाला केस है। पहला था जब हम लोग को विज़न दिखता रहा होगा, इसमें विज़न ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, लेकिन चेन ले जा सकते हो। तो ये इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे कि एक जब राइजिंग ग्राउंड आएगा तो क्या करेंगे, और एक जंगल वाला एरिया आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप का केस हुआ, है ना। तो राइजिंग वाले ग्राउंड वाले में क्या है कि उसमें जब दिखाई नहीं देता है तो हम इनडायरेक्ट रेंजिंग करके हम लोग रेंजिंग कर सकते हैं। रेसिप्रोकल रेंजिंग जो बता रहे थे कि इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग करके कोई पहाड़ी है तो उस पर हम रेंजिंग कर सकते हैं, और एक बार रेंजिंग हो गया तो चेनिंग ले ही जा सकते हो पहाड़ पे, है ना। तो जब पहाड़ी वाला केस होता है, इसमें ये बताया हुआ है कि पहला वाला जो केस है राइजिंग ग्राउंड का, कि द इंड स्टेशन में बी विजिबल फ्रॉम सम इंटरमीडिएट पॉइंट, अगर कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट से अगर इंड स्टेशन दिख रहा होगा, ऐसा वाला केस है राइजिंग ग्राउंड का, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से, रेसिप्रोकल मेथड से रेंजिंग कर लेंगे। रेंजिंग ही दिक्कत हो रहा था ना, विज़न जब नहीं दिखता है, ये विज़न ऑब्स्ट्रक्टेड होता है तो क्या दिक्कत होगा कि हमको सामने का दिख नहीं रहा है। चेन तो हम ले जा सकते थे यहाँ पे, या अभी जो केस पढ़ रहे हैं चेनिंग फ्री है बट दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है क्या मतलब हुआ कि रेंजिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पहाड़ी वाला केस अगर है हम लोग का, केस 1 जो है पहाड़ी वाला राइजिंग ग्राउंड वाला केस में, अगर बीच का कोई पॉइंट हो जहाँ से दोनों तरफ दिख रहा हो तो रेसिप्रोकल रेंजिंग कर सकते हैं, जो आप लोग रेसिप्रोकल रेंजिंग पढ़े भी होंगे, है ना। तो ऐसे केस में क्या है, रेसिप्रोकल रेंजिंग करके रेंजिंग वाला काम को निपटा देंगे। जैसे ही रेंजिंग हो गया तो फिर चेनिंग कर लेंगे हम लोग, है ना। चेनिंग के जो बहुत सारे विधि हैं उसमें से कोई विधि लगा लेंगे तो हम लोग का चेनिंग हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग को यूज़ करके हम इस ऑब्स्टेकल को दूर कर लेंगे,
ठीक है ना, अगर राइजिंग ग्राउंड है। लेकिन अगर जंगल है तो उसमें तो है कि बीच में से भी कहीं नहीं दिखेगा आपको, है ना, तो उसमें रेंजिंग रॉड ही नहीं दिखेगा आपका, झाड़ियों से छिपा रहेगा, तो ये इसमें दिक्कत होगा अगर जंगल का एरिया वाला केस है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि राइजिंग ग्राउंड वाला केस होगा तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछेगा कि उसको कैसे ठीक करेंगे, तो रेसिप्रोकल रेंजिंग कर लेंगे, बाकी चेनिंग तो फ्री ही था वहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि जब जंगल एरिया आ गया तो क्या करेंगे। केस 2 है ना, केस 2 व्हेन द इंड स्टेशन आर नॉट विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट लाइक जंगल। पहाड़ी में कोई पहाड़ी थी जहाँ से बीच दिख रहा था तो वहाँ तो रेसिप्रोकल रेंजिंग कर लेंगे, लेकिन जैसा एक जंगल वाला केस में बीच से भी नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो वहाँ पे क्या करेंगे, है ना, उसको कैसे, उस ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे दूर करेंगे। तो इस केस के लिए थोड़ा सा इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। उसके लिए क्या करते हैं, देखो अपना ये दिख रहा है, बीच में कोई जंगल एरिया दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो है हम लोग का ये जंगल एरिया है ना। चेन लाइन जो है हमारा ए से, ये पॉइंट ए है, ए से जाना था बी की तरफ जो बहुत दूर पे है ना। अब बीच में जंगल आ गया, इससे जो है चेनिंग करते हुए तो जा सकते थे अंदर से, लेकिन हम लोग को जाना किधर है ये पता ही नहीं, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है उधर का। तो रेंजिंग तो किए नहीं हो, रेंजिंग नहीं किए हो तो हम लोग किसी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो रेंजिंग ही नहीं हुआ तो सब कैसे रुक जाएगा। रेंजिंग सबसे पहला काम होता है चेनिंग में। तो सब कुछ रुक गया आप लोग, हम यहाँ पे आए हैं रुक गए, जंगल देखें रुक गए, है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि इसके लिए कि एक रैंडम लाइन जो है ऐसे ले जाते हैं इसको। रैंडम लाइन मतलब कि अपने हिसाब से किसी भी एंगल पे एक लाइन ऐसे जो है हम खींच देते हैं, ठीक है। वो ये टी पॉइंट तक आ गया और उस इतना दूर तक ले जाते हैं जहाँ से आपका जंगल का उस सामने वाला एरिया जो है वो दिखाई देता हो, वहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से पी पॉइंट से कुछ और दूर तक एक सी पॉइंट लेते हैं, है ना। और यहाँ ये आर पॉइंट है तो वो जंगल के एकदम नज़दीक वाला एरिया है ना। वो सी पॉइंट है, ये C1 पॉइंट है ना, ये C1 है। एक मिनट को, ये जो ए से हमें बी तक जाना था, बीच में जंगल आ गया तो हम एक रैंडम लाइन ले लिए, है ना। ये हम एक रैंडम लाइन ऐसे ले लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इस रैंडम लाइन पर से 3 परपेंडिकुलर डालते हैं। एक तो ये सी से डालते हैं, ये जो चेन लाइन है उस पे, है ना। ये यहाँ तक आगे तक चेन लाइन यहाँ तक तो जा ही सकता है, इस चेन लाइन पे डालते हैं। तो ये C1 है, इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। C1 इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं और 2 परपेंडिकुलर और डालते हैं, ये D1। लेकिन ये D1 कहाँ पे जाके मिलेगा ये हम लोग को नहीं पता है ना, क्योंकि उधर से तो रेंजिंग हुआ नहीं है। तो ये डी इसका इंड कहाँ पे होगा इस परपेंडिकुलर का ये नहीं पता है, तो बस परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं। ये लाइन कहाँ पे इंड होगा ये नहीं पता है, ठीक है। और होना चाहिए कहाँ पे इंड, कि जहाँ पे चेन लाइन जाके मिलता हो, है ना। और एक और परपेंडिकुलर डालते हैं ये ऐसे, और ये भी यहाँ पे ये अभी दिख रहा है कि ये चेन लाइन पे इंड हुआ है, लेकिन अभी ये पॉइंट हम ये मान के चलो कि ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, बस ऐसे ऐसे 2 परपेंडिकुलर डला हुआ है, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं, यहाँ पे हमें ये जानना है कि अभी आगे हम इसका रेंजिंग नहीं कर पाए हम लोग को। तो अगर इधर जब हम जंगल के साइड में हम इधर से आके हमें कुछ पॉइंट भी इस्टेब्लिश करना होगा ताकि हम उससे आगे की तरफ बढ़ जाएं, मतलब रेंजिंग करते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ जाएं। तो ये सारे पॉइंट भी हमको इस्टेब्लिश करने हैं और ये दूरी भी जानना है कि जंगल का लंबाई कितना था, है ना। तो ये सब काम हमको करना है। जैसे ये P से D की दूरी क्या थी ये भी हमको जानना है, ठीक है। और हमें ये भी जानना है कि ये जो D है वो यहाँ से कितने दूर पे होगा, ये जो E है यहाँ से ये कितने दूर पे होगा, ये भी जानना है हमको, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डाले हुए हैं हम लोग, तो इससे क्या हो रहा है देखो कि बहुत सारे ट्रायंगल बन गए। ये ट्रायंगल जो है PCC1, ये ट्रायंगल है PDD1, ये सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। इसका ये एक एंगल सेम है, दोनों का एक न, ये इसका ये एंगल 90 डिग्री है, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है ना। तो तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा, ये वाला एंगल ऐसे भी दिख रहा है कि बराबर है। तो ट्रायंगल PCC1 और PDD1 ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होगा, PC/PD इक्वल टू हो जाएगा CC1/DD1, ठीक है। तो इसमें DD1 ही तो अननोन है ना, DD1 का दूरी नहीं पता है। CC1 तो हम लोग को पता ही है, ये तो इस तरफ ही है, ये मेज़र कर लेंगे।
PC हम लोग जो है ये रैंडम लाइन है, इसका दूरी हम लोग को पता ही है, PD का भी दूरी हम लोग को पता ही है, तो D1 निकल जाएगा, है ना। और D1 निकल जाएगा तो हम लोग इस जो ये नॉर्मल जो डाले थे उसमें जितना वैल्यू आएगा उतने दूर पे जाके वहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे और यहाँ पे क्रॉस निशान कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह ये देखो PCC1 जो ट्रायंगल है वो ये ट्रायंगल, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PEE1, ये वाला जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, इसका भी ये एंगल सेम है, ये एंगल तो दोनों का कॉमन ही है, एक एंगल इसका भी 90 डिग्री है, एक एंगल इसका भी 90 डिग्री है ना, ये एंगल इसका और ये एंगल इसका भी बराबर है, तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये वाला इक्वेशन इस पर भी वैलिड होगा। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, PC/PE इक्वल टू होगा CC1/EE1, है ना, CC1/EE1। इसमें भी PC नोन है, PE नोन है, PC ये है, ये नोन है, PE नोन है यहाँ तक, है ना, ये भी नोन है, CC1 नोन था तो EE1 निकल जाएगा। EE1 निकाल लिए हम लोग, तो हम लोग को ये दूरी पता चल गई कि ये जो लंब डाले हैं ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, इसका दूरी पता चल गया, ये एस्टैब्लिश हो गया। तो अगर ये सारा जो है, ये सारे जो पॉइंट हैं, अगर ये ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल था, इसका क्या मतलब हुआ कि ये AB लाइन पे ही लाई कर रहा है ना, ये मान के चले हैं ना कि ये जो लाइन है इस लाइन पे ये पॉइंट लाई करता हो, हम लोग तो ये यही ना इमेजिन करके चले हैं, ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर है ना, ये एंगल ये बराबर है, तो ये जो पॉइंट हम लोग एस्टैब्लिश हुए D और E वो AB लाइन पे, अगर ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये AB लाइन पे ही लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब जो हम रेंजिंग नहीं कर पा रहे थे, डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा था, अब रेंजिंग हो गया, D पॉइंट और E पॉइंट एस्टैब्लिश हो चुका हम लोग का, है ना, AB लाइन पे, तो ये रेंजिंग हो गया हम लोग का, ठीक है। अब बोलोगे कि आपकी 2 पॉइंट क्यों एस्टैब्लिश किए, एक पॉइंट से भी तो काम चल सकता था, जैसे एक पॉइंट ये D एस्टैब्लिश हो गया तो AB लाइन पे ही तो है, फिर हम D से आगे रेंजिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये इसलिए करते हैं कि अगर इसमें अगर कुछ थोड़ा सा करने उड़ने में एरर आ गया, थोड़ा भी E अगर घसक चुका होगा, यहाँ पे आ गया हुआ, तो वो कोई और ही डायरेक्शन पकड़ेगा, है ना, एरर बहुत हो जाएगा। तो 2 हम लोग ले लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, तो इसमें एरर होने का कम चांसेस होगा। ये D भी पता चल गया, E भी पता चल गया, B सामने दिख ही रहा है, तो एक बार चेक हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाएगा, है ना, क्या ये जो हम करके आए हैं वो सही है कि नहीं है ना। अगर गलत होगा तो एक उधर भागेगा, एक इधर भागेगा, तो ये चेक हो जाता है। इसलिए 2 परपेंडिकुलर डालते हैं, 2 पॉइंट एस्टैब्लिश करते हैं और उसी के थ्रू आगे हम लोग रेंजिंग करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग का जो मेन काम था कि इसका डिस्टेंस भी तो निकालना था, चेन का, ये जंगल का जो लेंथ है वो भी तो निकालना था, तो वो तो आराम से निकल जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ये मेज़र कर तो आपको चेन से ही कर लोगे, है ना, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन वाला तो है नहीं। ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं और ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये P, ये B और ये H निकालना है ना, ये लंब, ये बेस और ये कर्ण निकलना है। तो ये कितना हो जाएगा, PD हम लोग का इजीली निकल जाएगा, इक्वल टू होगा ये PD1 निकालना है हम लोग को, तो PD1 इक्वल टू हो जाएगा √PD का स्क्वायर प्लस कितना, PD का स्क्वायर प्लस ये DD1 का स्क्वायर, है ना, DD1 का स्क्वायर। तो ये इजीली निकल जाएगा हम लोग का जो हम लोग को निकालना था, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन, चेनिंग भी नहीं हो रहा था और ये रेंजिंग नहीं हो रहा था, चेनिंग तो हो सकता था, चेनिंग वैसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम ये 2 पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, आप चेनिंग करते हुए आके इसको कर लो। लेकिन जब इतना कुछ मेज़र कर ही लिए हो तो अब फिर यहाँ पे चेनिंग करना, ये दुश्वार रास्ते से करना क्या ज़रूरी था, है इसी जो मेज़रमेंट जो पहले हो चुका है उसी से उसको निकाल लेते हैं, है ना, चेनिंग उसके रास्ते से ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इन्हीं दोनों के हेल्प से ये परपेंडिकुलर है ही हैं, तो √अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा हम लोग, ठीक है। समझ में आया, एकदम सिंपल केस था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा इसमें दिमाग लगाना था। तो ये सब आप खुद भी सोच के कर सकते हो, अगर ऐसा आइडिया है तो क्या करेंगे, आप खुद भी इमेजिन करो कुछ और केसेस आएंगे तो कैसे हम दूर जाएंगे। तो ये जंगल एरिया था, तो उसको हम एक रैंडम लाइन लिए और उतना दूर तक गए जिससे हमारे दूसरी तरफ का एरिया दिखने लगा, है ना। एक CC1 लिए अपने हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से, और ये DD1 और DD1 एक लाइन खींच दी है। इसका हमको लंबाई नहीं पता है,
है ना, वो जाके ए बी लाइन को मिले, इसके लिए शर्त होना चाहिए कि ये दोनों जो है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाए, तो वो लगा देंगे हम लोग वो वाला, तो उससे DD1 भी निकल जाएगा, EE1 भी निकल जाएगा। तो जो लेंथ पता चल गया, तो वहाँ पे D1 और E1 को मार्क कर देंगे, तो हमारा समझो कि रेंजिंग हो गया। एक बार रेंजिंग हो गया तो हम आगे भी चेनिंग ले जा सकते हैं। अब जो बड़ी बात कि हमको ये चेन लेंथ निकालना था, तो ये हम ये इस ट्रायंगल का ये दोनों साइड पता है हमको, तो ये साइड हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, चेन भी लेंथ भी पता चल गया, आगे हम चेनिंग कर लेंगे। इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन जो है इसका हम दूर करते हैं जब कोई जंगल एरिया आ जाए तो। ठीक है, तो यही सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी होंगी। ये प्रोसेस कि एक रैंडम लाइन बनाते हैं, फिर वो दिखने लगा, फिर इतने ये परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना, ये सारा इक्वेशन लगा के, ये जो भी हम बता रहे थे कि जो ये वाला है ना, कि ये जो इन दोनों ट्रायंगल में ये इक्वेशन लगा के DD1 निकालते हैं, फिर ये लगा के इन दो ट्रायंगल में EE1 निकालते हैं। एक बार दोनों निकल गया, EAD मतलब वो E1 पॉइंट या D1 पॉइंट मार्क हो गया, तो हमारा रेंजिंग हो गया। एक बार रेंजिंग हो गया, फिर इधर से ये दोनों चीज़ मेज़र किए हुए हो, तो हमारा उसके इन दोनों लाइन की हेल्प से हम चेन लाइन भी निकाल लेते हैं ना, जो भी बता रहे थे। तो ये हो जाएगा ईजिली। ठीक है, थोड़ा एकदम ईजी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी समझ जाओगे तो वो ईजी नहीं है। फिर अगला केस है कि चेनिंग एंड विजन बोथ ऑब्स्ट्रक्ट है, जैसे बता रहे थे कोई बिल्डिंग में जो होता है ना, सच ए प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन ए बिल्डिंग्स कम्स अक्रॉस द चेन लाइन। तो क्या होगा, चेनिंग एंड विजन बहुत ऑब्स्ट्रक्ट है, दोनों नहीं हो पा रहा है, हमको दिख रहा है सामने ना, हम चेन ले जा पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि कैसे देखते हैं, कैसे करेंगे। ये हमारा जो है कोई बिल्डिंग बीच में आ गया, ए से हमको जाना था कहाँ, बी की तरफ, है ना, ए से बी की तरफ जाना था, बीच में बिल्डिंग आ गया ना, हमको दिख रहा है उधर, और ना हम चेन ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस चेन लाइन पे 2 पॉइंट रखेंगे C और D। ठीक है, और उस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे बराबर। तो ये C1 D1 आ गया, और उतना लेंथ का लेंगे जिससे बिल्डिंग पार हो जाए। ठीक है, अब फिर यहाँ से भी इधर परपेंडिकुलर डाल देंगे, और इतना दूर तक जाएंगे जहाँ से फिर बिल्डिंग इस तरफ इस साइड से पार हो जाए, है ना, सामने का बिल्डिंग ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस पे से फिर परपेंडिकुलर डालेंगे इन दोनों लेंथ के बराबर का, ऐसे है इतना, ये लेंथ जो है और ये लेंथ जो है बराबर होगा इन सब चारों का लेंथ। तो जहाँ पे ये इंड होगा ये दोनों, वो AB लाइन पे ही होगा, जाहिर सी बात है। ये लेंथ अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो ये जो है इस चेन लाइन पे ही आएगा, है ना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया, तो रेंजिंग हो गया हमारा। रेंजिंग नहीं कर पा रहे थे, उधर के पॉइंट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे, ये दोनों पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब चेनिंग जो का मसला है, चेनिंग कैसे करेंगे, तो हमको चेनिंग करने की क्या ज़रूरत है, हम ये डी जो है, ये जो मेज़र किए हैं उतना ही बराबर नहीं ये होगा, ये वाला डी, ये D1 E1 था, उतना ही के बराबर ये DE होगा, है ना। तो ये वाला मेज़र कर लेंगे, बता देंगे कि बिल्डिंग का लंबाई जो है इतना है, फिर आगे चेनिंग करते हुए चले जाएंगे। अब आप पूछोगे कि सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर डाल के भी तो ये काम कर सकते थे, 2 क्यों डाला गया, तो ये भी चेक करने के लिए क्या आता है कि ऐसा नहीं कि आपको काफ़ी आगे जो है कोई एक डाल रहे हो, उससे में एरर हुआ तो आप कहीं के कहीं, थोड़ा सा तिरछा हुआ तो कहीं के कहीं चले जाओगे, है ना, गलत हो जाएगा हमारा रेंजिंग। ठीक है, तो इसलिए 2 डालते हैं कि यहाँ पे भी 2 पॉइंट एस्टैब्लिश हुआ, और उसके थ्रू, इन दोनों पॉइंट के थ्रू हम करते हुए आगे रेंजिंग करते हैं, एरर के का चांसेस कम हो। और एक और ये चेक होता है कि यहाँ पे जो ये डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल, इसका लंबाई बराबर हो। अगर ये जो है एक रेक्टेंगल है तो इसका दोनों का साइड, ये दोनों डायगोनल बराबर होगा, और सेम बराबर का रेक्टेंगल यहाँ भी बनाए हैं तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चेक है, इससे समझ में आ जाएगा कि हम कोई गलती नहीं किए हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो जो कोई गलती हुई है फिर से रिपीट कीजिए। तो इस तरह से करके हम इसलिए 2 लेते हैं ना, इससे हमारा चेक भी हो गया और रेंजिंग करना भी आगे आसान हो जाएगा। 2 पॉइंट ऑलरेडी है, उसके थ्रू हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सिर्फ 1 पॉइंट होगा कहीं पे भी, सिर्फ 1 पॉइंट है तो उससे आगे बढ़ने के लिए रेंजिंग करना दिक्कत होता है ना। 2 पॉइंट है तो इजीली उसके थ्रू हम आगे तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट डालते चले जाएंगे, तो इसलिए 2 पॉइंट ले जाते हैं। यहाँ पर रेंजिंग पॉसिबल नहीं होता है, जैसे पीछे वह जंगल वाला भी केस देखे होगे, 2 पॉइंट एस्टैब्लिश करते हैं, चेक भी हो जाता है उससे और रेंजिंग ईजिली आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके बिल्डिंग तो बहुत ईजी था, बस ये समझना था कि इसमें 2 परपेंडिकुलर डालना होगा। सेम पोखर जैसा दिख रहा है ये, उसमें 1 परपेंडिकुलर डाले थे क्योंकि रेंजिंग हो चुका था, यहाँ पे 2 डालेंगे क्योंकि रेंजिंग नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब क्या है
तो ये जो 3 टाइप के केसेस हो गए। एक तो में क्या हो रहा था कि हमको दिख रहा था लेकिन चेन नहीं ले जा सकते, जैसे नदी पोखर वाला था। दूसरा कि हमको दिख ही नहीं रहा था, है ना, लेकिन चेन ले जा सकते, जैसे जंगल या पहाड़ी वाला केस था। और ये तीसरा था जो बिल्डिंग वाला केस था, जिसमें दोनों चीज़ नहीं दिख रहा था, न दिख रहा है न चेनिंग हो रहा है। तो सारे ऑब्स्ट्रक्शन हम लोगों ने देख लिए। अब देखते हैं क्या पढ़ना है। अब पढ़ना है एरर्स एंड मिस्टेक्स इन चेनिंग।